नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एमर्जिंग छत्तीसगढ़ के इस सफर में आज हम आ पहुंचे हैं जेपी। ये कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तृप्ति, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल, आप भी आइए, हमें ज्वाइन करिए और हम बातचीत करेंगे आज के हमारे पहले पैनल से जो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है ये चर्चा। एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की नीति रीति जब बनाने की बात होती है तो जनप्रतिनिधि भी उस पर गंभीरता से विचार करते हैं। तो जनप्रतिनिधि की और किस सेक्टर में क्या भूमिका, इस पर बात करेंगे हम के.एस. चौहान जी से भी। तो सबसे पहले मैं तो डॉक्टर संजय आपसे जानना चाहूँगी, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक बड़ा नाम है, जाना माना नाम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका सफ़र बताइएगा ज़रूर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। पहले हम लोग डॉक्टर्स थे, एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करते थे। एक बार एक घटना ऐसी हुई जो दिल को छू गई मेरे। एक पेशेंट को इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन के लिए लेना था और घर वाले के साथ कोई भी नहीं था, तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं कर पा रहा था। उसको इमीडिएटली बोला गया कि 40,000 डिपॉजिट करो तभी आपका सिजेरियन होगा। और स्थिति ऐसी थी कि अगर 10 मिनट के अंदर उसको सीजर में नहीं लिया जाता तो बच्चा ख़त्म हो जाता। तो मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ के जो मैनेजमेंट देखते थे कि भैया ये इमरजेंसी है, इसको करने दिया जाए। तो मुझे रोका गया और मुझे वहाँ पे मैनेजमेंट से झगड़ा करके उस पेशेंट को इमरजेंसी में लेना पड़ा और वो सीजर हम लोग किए और वो बच्चा आज भी मेरे पास आता है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि हम भिलाई में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जहां इमरजेंसी में लोगों को पैसे के लिए नहीं रुकना पड़े। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, कह पा रहा हूं कि आज भी हमारे हॉस्पिटल में आप पता कर सकते हैं, अभी भी मैं एक सर्जरी करके आ रहा हूं। आकाशवाणी में उसकी बेटी काम करती है। 1 लाख रुपये का उसका ऑपरेशन हो गया, पूरा स्प्लीन फटा हुआ था और ये नाक की हड्डी टूटी हुई थी, पूरा फेशियल इंजरी था और हम ऑपरेशन कर पाए और अभी भी उसका कुछ पैसा जमा नहीं है। तो जो हम डॉक्टर्स के ग्रुप थे उन्होंने डिसाइड किया कि भिलाई में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे इमरजेंसी में एटलीस्ट लोगों को पैसे के लिए नहीं रुकना पड़े। दूसरा, चूँकि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हम लोग लोगों का दर्द समझ सकते हैं और हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि किस समय कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी धारणा के साथ हमने सोचा था और आप सबके आशीर्वाद से आज लगभग 11 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम लोग एक अच्छा काम कर पा रहे हैं आपकी मदद से। थैंक यू। और वाकई में अगर हम बात करते हैं कि पहले काम या परमिशन, तो काम अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उस काम को ज़रूर करना चाहिए और आपने जिस तरह से बताया, काबिल तारीफ़ है, हेड्स ऑफ टू यू। के.एस. चौहान जी, हम राजनीति को लेकर बात करें या व्यापार को लेकर बात करें, पहले तो युवाओं को लेकर बात कर लेते हैं कि राजनीति में उन्हें प्रवेश क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत भी हैं और जब आप बोलते तो सामने वाले को तो बोलने का मौका ही नहीं देते। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा बताएं आप। जी,
जी छत्तीसगढ़ को और आपके इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को ये अवसर दिया। युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए? तो उन्हीं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको बिजनेस में ही रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सेवा का ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा टूल्स है। आप एक चीज से समझिए कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में माइक है, अगर ये माइक ना हो तो मेरी आवाज यहां पर शायद 25 या 100 लोगों तक जा सकती है, लेकिन अगर मेरे हाथ में माइक रहेगा, राजनीति का माइक रहेगा, तो मेरी आवाज ये सैकड़ों लोगों तक, हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक, इवन पूरे देश में और विदेश में भी जा सकती है। तो आपकी जो कला है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो भावनाएं हैं, जो समाज के लिए और समाज को बदल भी सकती है, तो वो चीज राजनीति में आके, वो आपकी जो कला है, आपकी जो धरोहर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो है, अगर उसको पोजीशन मिल जाती है तो वो दूसरों के भी काम आ सकती है। राजनीति एक बहुत बड़ा टूल्स है समाज के सेवा करने के लिए, और जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं समाज को कुछ दे सकता हूं, उसको जरूर आना चाहिए। सर, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि आयुष्मान योजना को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती हैं और कार्रवाई जब होती है तो सच्चाई भी सामने आती है। आपने अभी जिक्र किया कि पहले हम काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं कि फॉर्मेलिटीज कीजिए तब आपका काम होगा। बट यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं आयुष्मान योजना के नाम पर इलाज के दौरान उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कार्रवाई होती है। इसके बारे में क्या अनुभव रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, एक ज्वलंत क्वेश्चन है, और इस सवाल का जवाब चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हों, इसको आज नहीं तो कल हमको ढूंढना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आयुष्मान योजना जिस किसी की भी सोच थी उसको इस मंच से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार एक कोशिश हुई है कि हेल्थ के लिए गरीबों का जो घर बार बिक जाता है वो नहीं बिकना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन कोई भी योजना जब चालू होती है और कालांतर में जब उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे परिवर्तित किया जाता है तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसको धीरे धीरे समझना होता है और उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो ये आयुष्मान योजना अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, आप ऐसा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आयुष्मान योजना चालू हुई तो पहले आईसीयू का पर डे का चार्ज 2 से 2,500 हज़ार रुपये मिलता था, जिसमें मेडिसिन इंक्लूडेड थी, वेंटिलेटर के खर्चे इंक्लूडेड थे, और डॉक्टर्स की जो फीस है वो भी इंक्लूडेड थी। ओवर ए पीरियड योजना बनाने वालों ने समझा कि ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा सा इसका खर्चा 7-8 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। सेकंड, एक जो लोगों के मन में भ्रांति है आयुष्मान योजना को लेके कि 5 लाख का कार्ड हमको मिला है, तो अगर किसी भी हॉस्पिटल में मेरा 5 लाख तक का बिल बनेगा तो वो गवर्नमेंट वहन करेगी, जो कि एक मिथ है। आयुष्मान योजना में हर बीमारी का अपना एक पैकेज फिक्स है, उससे ऊपर पैसा कोई भी अस्पताल उसमें ले नहीं सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन होना है, उसका पैकेज 7 दिन का, जिसमें जब मरीज हॉस्पिटल में घुसता है वहाँ से लेके उसका ऑपरेशन, उसका आईसीयू चार्ज, उसका वेंटिलेटर चार्ज, और अगर उसको दूसरी इंजरी है तो वो सारे के सारे चार्ज इंक्लूडेड रहते हैं। अब आप बताइए कि 70,000 में 7 दिन का पैकेज और उसकी इतनी मेजर सर्जरी कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तो जयललिता जब बीमार पड़ती हैं 90 दिन में 75 करोड़ का बिल हम लोग बना देते हैं, और दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि एक 5 स्टार क्वालिटी केयर एक बड़े अस्पताल में, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, वो प्रोवाइड करें, वो भी क्वालिटी केयर ऐसी दे जिसके नॉर्म्स अमेरिका जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके विचार करना पड़ेगा। दूसरा, मरीजों को भी समझना पड़ेगा कि ये 5 लाख का कार्ड जो है 5 लाख का नहीं है, इंडिविजुअल बीमारी के लिए
इसके पैकेजेस फिक्स हैं। मतलब उनके पास है 5 लाख रुपए हाँ जी। के बीमा की सुविधा है, 5 लाख रुपए, लेकिन अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें इतने पैसे लगेंगे, ये कैटेगरी उसकी है, ये इनको समझना होगा। हाँ जी। इसलिए हर बीमारी पे स्टडी कर लीजिए और समझिए कि इतना पैसा आयुष्मान कार्ड से कटेगा भाई। हाँ तो जी। आप पहले ही सावधान रहेंगे। हाँ। हालांकि जो बीमारी होनी है, जो टल नहीं सकती, वो तो है ही, लेकिन एक और बड़ी बात निकल कर आती है डॉक्टर साहब कि आयुष्मान कार्ड भी है, कोई और मेडिकल पॉलिसी भी है, या प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर ऐसे मामले आते हैं, कई बार आरोप लगते हैं कि वेंटिलेटर पर मरीज को रख दिया गया लंबे वक्त तक, जबकि शायद वो पहले ही जिनका निधन हो चुका था, फिर बाद में परिजन कहते हैं कि हमको कैसी बॉडी दी या हमको बताया नहीं। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। जो वेंटिलेटर है हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन जब कोविड आया तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास आता था, क्वेश्चन आता था, सर वेंटिलेटर खाली है क्या? तो इसका जवाब जो है इसमें छुपा हुआ है। हाँ, जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है तो कभी कभी जो है उसका ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन उसका हार्ट चलता रहता है, बाकी ऑर्गन काम करते रहते हैं। और जब मरीज के रिश्तेदारों को मिलाया जाता है तो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही होती है पेशेंट की, तो कई बार उसको ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। जनरली ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बॉडी में प्यूट्रिफिक्शन चालू हो जाता है और राइगर मोर्टिस डेवलप हो जाता है। कोई भी मेडिकल साइंस का बंदा, आप बात कर लीजिए, अगर ये अप्रूव कर दे कि इस पेशेंट को वेंटिलेटर पे लंबे समय तक ऐसा डेड बॉडी को रखा जा सकता है, तो फिर अपन और डिबेट कर सकते हैं। बस हमारा जो भारत का कानून है, जब तक हार्ट चल रहा होता है हम पेशेंट को वेंटिलेटर से नहीं हटा सकते और उसको मृत नहीं माना जा सकता है। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप होता है या पेशेंट्स की जो नॉलेज की कमी होती है रिलेटिव्स का, उसके कारण ये सारी भ्रांतियाँ होती है, कहीं नहीं होता ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि ये भ्रांतियों के बारे में जिस तरह से आपने बोला, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि हमारा इंसान शायद पहले ही जा चुका था, लेकिन इन्होंने बिल बनाने के लिए वेंटिलेटर पर मरीज को डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा ऐसा सुना है। केएस चौहान जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि वंशवाद पर भी बात कर रहे थे, एक धर्मांतरण को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत एक हॉट टॉपिक बोले हैं इसको लेकर, कई बार वाद विवाद देखने को मिलता है। अब मैं आपसे सुनना चाहूँगी। धर्म में राजनीति, आप खुद बताइए, क्या अधर्म में राजनीति होनी चाहिए? क्या राजनीति में अधर्म होना चाहिए? जी नहीं। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता का भी धर्म है, एक रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप लोग काम करते हैं। डॉक्टर साहब अगर काम कर रहे हैं तो डॉक्टर का एक रूल है, एक एथिक्स है और एक धर्म है। तो धर्म को हम किसी एक जाति विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, वो कौम है। कर्म जो हमारे को करना चाहिए और धर्म वो होता है जो हम करना हमारे को चाहिए। कर्म वो होता है जो हम करते हैं, धर्म वो होता है जो हमारे को करना चाहिए। आपको पत्रकारिता का धर्म अदा करना चाहिए, डॉक्टर साहब को डॉक्टरी का। तो धर्म सबसे पहले तो हमारे को यही समझ में नहीं आता है कि मतलब जो हम लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम एक कौम विशेष के साथ, एक जाति विशेष के साथ धर्म को जोड़ लेते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म यही है, धर्म ये है कि जो सही है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर जो सही है वही धर्म है। अगर आपको उस समय एक सैनिक है और उसका खून करना है, सामने वाले का दुश्मन का खून करना है, तो आप बोलेंगे किसी का खून करना धर्म थोड़ी ना हुआ। लेकिन एक सैनिक बोल के देखिए, उसका खून करना या उसको मारना धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो धर्म वही है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से धर्म होता है। और वाकई धर्म की परिभाषा जो आपने बताई, ये असल परिभाषा है, राजनीति से थोड़ी ऊपर है ये। क्योंकि अक्सर जब होता है, जब आप दलगत राजनीति, अभी हो सकता है केएस चौहान जी के साथ कोई कांग्रेस प्रवक्ता बैठते तो बात अलग हो जाती। खैर डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति आप कैसी देखते हैं और क्या बेहतर हो सकता है? आपके सुझाव क्या हैं? छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं,
जिला अस्पताल होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं और उससे ऊपर एम्स हैं। तो जब से छत्तीसगढ़ बना है, मुझे एक वाकया याद है, जब हम लोग रूरल सर्विस करते थे, मेरा पोस्टिंग सरगुजा के एक दूरस्थ गांव में रनहत करके था, वहाँ पे हुआ था। और उस समय ना एपिडेमिक बहुत होते थे, मलेरिया एपिडेमिक, डायरिया, डिसेंट्री। तो मेरा पोस्टिंग जब हुआ, मुझे वो गांव तक ट्रैवल करने में नदी नाले पार करने पड़े, और जब वहाँ से पेशेंट्स को शिफ्ट करना था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। वो पेशेंट वहाँ मैनेज नहीं हो सकते थे, कुछ पेशेंट ऐसे थे। तो मुझे अभी भी याद है कि जो चारपाई होती है, उसका स्ट्रेचर बना के गाँव वालों की मदद से वो पेशेंट्स लोग को हम लोग बड़ी मुश्किल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ला पाए थे। आज आप देखिए 108 एक फ़ोन करिए आप, हर जगह। जो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मैं कहता हूँ कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट, क्रिटिकल पेशेंट का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। सेकंड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ़ पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़े हैं। आज आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे छत्तीसगढ़ में केवल एक मेडिकल कॉलेज था, रायपुर में। आज 14 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश में, भिलाई में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 140 जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं। और पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे रायपुर में। आज प्रदेश में कम से कम 30 से 40 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर महानगरीय सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवेलेबल हैं। आज चाहे मैं हार्ट सर्जरी की बात करूं, ब्रेन सर्जरी की बात करूं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करूं, कैंसर की बात करूं, और जितनी भी एडवांस ICU केयर की बात करूं, तो सारे के सारे हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं। एम्स में देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, हालांकि वो गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन प्रदेश बनने के बाद सारी गवर्नमेंट के प्रयास के कारण आज हमारा जो प्रदेश है वो किसी भी बड़े महानगर से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कॉम्पीट करने में सक्षम है। एक जो थोड़ी सी पीड़ा है, जब नंबर्स बढ़ते हैं इस तरह से, तो क्वालिटी जो है ना गिर जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि खामियाजा मरीज भुगतते ही हैं। केएस चौहान जी, हमने पॉलिटिक्स को लेकर बात की, अब हम व्यापार को लेकर थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं, लोगों तक कुछ जानकारियां पहुंचा देते हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स को लेकर हम बात करें, या व्यापार में जब स्टार्टअप्स डालते हैं बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्यों, क्या कारण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को इससे मार्गदर्शन भी मिलेगा, या उनको समझ में भी आएगा कि हम फेल क्यों गए थे। देखिए, व्यापार में 2 E होती है, 2 E। E फॉर एक्सपीरियंस और दूसरा E फॉर एनर्जी, 2 E। और इस 2 E से 2 T निकलती है, T फॉर ट्रेडिशन और T फॉर टेक्नोलॉजी। और उसके बाद फिर उससे 2 P निकलती है, P फॉर पैशन और P फॉर पैशन और P फॉर पैशन, पेशेंस और पैशन। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आज का जो युवा है वो उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं है। और बुरा मत मानिएगा कि हो सकता है कि उस युवा के पास उतनी पूंजी ना हो उस स्टार्टअप में डालने के लिए भी, तो एनर्जी भी नहीं है। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे? फेल ही होंगे। या उतनी एनर्जी नहीं है या उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप शुरुआत के तौर पे फेल रहेंगे। लेकिन अगर उसको करते रहेंगे तो आप एनर्जी भी उसमें डालेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालेंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस भी आपको होगा, तो आपने देखा होगा कि 3-4 साल के बाद वो व्यापार चालू हो जाता है, वो व्यापार मतलब अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उसको एक्सपीरियंस के तौर पे कोई भी बच्चा कोई अगर कुछ करना चाहता है, किसी भी फील्ड में करना चाहता है, तो उसको वो ट्रेनिंग दे, एक्सपीरियंस होल्डर बनाए। तो एक्सपीरियंस होल्डर अगर बनाता है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी, जो अगर व्यापार में आना चाहता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें वो कवर कर सकता है। और दूसरा, अगर वो कैपेबल है,
अगर उसका रिकॉर्ड ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसके पास ऐसी कुछ संपत्तियां हैं तो या नहीं भी है तो उसको स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड कराए। डॉक्टर संजय, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोविड का दौर, हालांकि हर कोई उस दौर को याद करने से बचता है या सिहर उठता है, लेकिन वो हकीकत है हमारे सामने। उस समय अस्पतालों की भूमिका जो देखी है पूरी दुनिया ने, देश ने, छत्तीसगढ़ ने, वो अद्भुत है, वो अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो चुनौती भरा दौर कैसे आपने देखा, कैसे लोगों की सेवा की, क्योंकि कई अवार्ड्स तो सेवा के लिए एक प्रतीक मात्र होते हैं, लेकिन जो सेवा का अनुभव है वो आप ज़रूर साझा कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा भावुक कर देने वाला है मुझे। वो दौर भगवान ना करे दोबारा कभी भी मानव जाति को देखना पड़े। हमारी जो पीढ़ी है या हमारे माता पिता है या हमारे बच्चे हैं, इतनी विपरीत परिस्थिति ये तीनों जनरेशन ने कोविड के समय जो देखी, वो अब मुझे लगता नहीं कि कभी देखने को मिलेगा। जहाँ तक बीइंग ए डॉक्टर, आपको मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं डॉक्टर बन के कभी खुश नहीं था, क्योंकि इस पेशे में केवल आपको दुखी लोगों से मिलना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, घर बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बचा नहीं पाते। तो चूंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार मैं फालतू इस प्रोफेशन में आ गया हूँ, मुझे अपना बिजनेस कर लेना चाहिए था। लेकिन जब कोविड का दौर आया, उस समय सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ जो है काम करने में बहुत पीछे हट रहे थे, डर रहे थे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी समय मेरे बच्चे की, उस समय वो 6 साल का था, उसकी टीचर का फ़ोन आया कि आपके पापा को बोलो कि मेरा एक पेशेंट ऐसे ऐसे एडमिट कराएं। तो बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि पापा आप कोविड में क्यों नहीं चालू कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो कभी कभी आप दुविधा में होते हो, भगवान आपको रास्ता दे देता है। तो पूरी टीम ने मिलके, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा था, मैंने अपने जो संस्कार है उसके कारण उसको लीड किया, लेकिन उस समय मेरे हॉस्पिटल की पूरी टीम ने, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो पुलिस महकमा है, उन्होंने हमसे ज़्यादा काम किया। हम तो एसी में बैठे हुए थे, कम से कम गर्मी का दौर था, अप्रैल जून की बात है, अप्रैल मई जून की। पुलिस वाले बेचारे लगातार 12-13 घंटा धूप में खड़े रहते थे उस समय। और कई स्वयंसेवी संगठन हैं, उन्होंने भी जो काम किया वो बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। वहाँ से पहली बार मैंने मानव होने के नाते मानवता को जो देखा, पास से महसूस किया, वो मेरे जीवन का एक मतलब अविस्मरणीय जो पल है उस दौरान रहा है। और जो भगवान ने सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे को जो दिया, वो अच्छा काम करके मैं अपने बेटे को प्रेरित कर पाया। मेरी वाइफ इंजीनियर है, मेरे बच्चों को वही पढ़ाती है, मैं कभी घर पे ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। मेरे बेटे का, बड़े बेटे का जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का बात आया तो बोला मुझे बायो लेना है, डॉक्टर बनना है। और वो भगवान की दया से, मेरे अच्छे कर्मों के कारण नीट में बहुत टॉप में आया, आईआईटी में भी टॉपर था वो, पूरे इंटरनेशनल एग्ज़ाम भी क्लियर किया, लेकिन उसने एम्स में जाना चूज़ किया। तो एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया कि सर आप तो कुछ करते नहीं हो घर के लिए, आपकी वाइफ करती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैं बोला मैं अपने बच्चे को प्रेरित कर पाया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपने कहा शुरुआत में कि डॉक्टर नहीं बनना था, लेकिन बन गए। यहाँ ये सिद्ध होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय और केएस जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार ये चर्चा करने के लिए। तृप्ति, ओवर टू यू। शुक्रिया डॉक्टर संजय गोयल, डायरेक्टर स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अनुभव साझा किए हैं। इसके अलावा केएस चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, युवाओं को प्रेरणा देकर गए हैं, धर्म की असल परिभाषा बताकर गए हैं। और ऐसे ही इस मंच पर कुछ और शख्सियतें जुड़ेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।